नानी, ये शब्द सुनते ही यादों का एक रेला सा उमड़ पड़ता है। बचपन, चौक, झूले, झमक लड्डू, नारंगी की मीठी गोलियाँ, कंचे, गर्मी की छुट्टियाँ, रूह अफ़ज़ा और नानी का घर। खैर, मेरे लिए नानी का घर कोई हॉलिडे स्पॉट नहीं रहा कभी। मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा नानी के घर ही गुजरा। इनफैक्ट जितना समय मैंने अपनी माँ की गोद में गुजारा, उससे कहीं ज़्यादा समय मैंने नानी के पेट पे खेलते हुए बिताया है। मेरी और मेरी नानी की इक्वेशन भी काफ़ी अलग लेवल की रही। सीधी सादी सरल गणित मेरे जीवन का हिस्सा कभी नहीं थी। एक लंबा चौड़ा बटालियन जैसा परिवार, और उस परिवार की मुखिया मेरी दबंग रोबीली नानी। नानी अपनी विचारधारा के हिसाब से काफ़ी आगे थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच को काफ़ी ढाल लिया। हाँ, मगर ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत मॉडर्न या बहुत हैपनिंग किस्म की औरत थी, क्योंकि कई बार घर के बुजुर्गों के लिए वो सारी चीज़ें स्वीकारनी उतनी ही मुश्किल होती है जितना कि हमारे लिए उनकी कही बातें। और इन मुद्दों पे हमारी कई बार बहस भी होती थी, फिर चाहे वो स्लीवलेस टॉप्स हो, रैगेड जीन्स हो, या फिर लेट नाइट पार्टीज़। मेरी नानी लाख दकियानूस रही हो, मगर एक बात ज़रूर तय थी, वो थी ये कि उन्होंने कभी समाज के डर से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा। उन्होंने कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया, और कभी भी चार लोग क्या कहेंगे इस डर से कोई फ़ैसला नहीं लिया। मेरे उनसे कितने सारे मसले रहे हुए, मगर मैं उनकी इस बात के लिए इज़्ज़त हमेशा करूँगी कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को ये कहकर दरवाज़ा नहीं दिखाया कि अब मायका उनका घर नहीं, या फिर वो पराई हो चुकी हैं। वो मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी समय के मांग के अनुसार सुनिश्चित की। इस मई नानी को गुजरे 2 साल हो गए। नानी के जाने के बाद नानी के घर पे नानी घर वाली फीलिंग ख़त्म हो गई है। नानी के जाने के साथ ही मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हवा हो गया। मेरी माँ नौकरी पेशा थी, और नानी के पास ही हम बच्चे पले बड़े। उनका जीवन भर का कर्ज है, उनकी की सार संभाल हमारे लिए बहुत बड़ा कर्ज है। मैं क्योंकि नानी के पास बहुत ज़्यादा वक्त रही, इसलिए मैं उनकी चहेती भी थी। तो मेरे पास एक यादों का बहुत बड़ा संदूक है जो कभी भी खुल जाता है, और फिर आंखों के सामने जैसे कोई मूवी चल रही हो वैसे चलने लगती है उनकी सुनाई कहानियाँ, किस्से और उनकी की बातें। फिर चाहे वो महाभारत या रामायण के किरदार हो, या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ, या फिर पार्टीशन के दौर के उनके कहे किस्से। ऐसे कई सारे वाक़े हैं नानी से जुड़े। मेरी नानी को हर महीने पेंशन मिला करती थी, और अक्सर मैं उनके साथ बैंक जाया करती थी। उस छोटी सी पेंशन के एक हिस्से में से वो प्रसाद चढ़ाती, और फिर घर के सारे बच्चों में 100-100 रुपये बांट दिया करती। अगर जन्मदिन है तो 500 रुपये, और अगर कोई 30 त्यौहार है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा। हम सारे बच्चों को उनकी पहली तारीख से ही बैंक जाने का इंतज़ार रहता था। आज नानी के जाने के बाद 100 रुपये के नोट की कीमत बहुत बढ़ गई है। हम लाख रुपए भी खुद से कमा लें, मगर उस 100 के नोट की कीमत कहीं ना कहीं घट ही जाती है। ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुज़ुर्ग हमें सिखा के जाते हैं, और उनके जाने के बाद चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं रह पाती। नानी ने अपने समय में बहुत कुछ देखा। कुल मिला के 14 साल की थी जब नाना से ब्याह कराई थी। एक लंबे चौड़े बड़े से खानदान की छोटी सी नन्ही सी बालिका वधू। नाना की जॉब ट्रांसफरेबल थी, तो नानी का अधिकांश वक्त कभी यहाँ से कभी वहाँ अपनी गृहस्थी ज़माने में ही निकला। जब मुझसे बैठकर बातें करती तो मुझसे कई सारी शिकायतें भी किया करती कि ज़िंदगी में इतने संघर्ष क्यों रहे। परिस्थितियाँ उन्हें बहुत कुछ सिखा गई थी। उन्होंने बहुत बहुत मेहनत मशक्क़त से अपना कुनबा सहेजा, और रिश्ते निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होते हुए भी बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराई, और उनकी नौकरी के लिए भी भरपूर हाथ पैर मारे, और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार बच्चों ने अपने अपने रास्ते चुने। मगर मेरी नानी ने सबको समान ही रखा। हाँ, वक्त का फेर बहुत कठोर रहा। मेरी नानी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। अपने हाथों में पले बड़े बच्चे आंगन में अर्थी पर देखे, बेटियों का सूना माथा देखा, एक भरा पूरा खानदान साल दर साल बिखरते देखा, एक ज़माने भर की तोहमतें देखी, मगर मैंने कभी उन्हें टूटते हुए नहीं देखा। मेरी नानी बरगद के पेड़ के जैसी थी, सबको हमेशा संभाले रखा। लगभग 92 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। काफ़ी बीमार भी रही, मगर मैंने कभी उन्हें ज़िंदगी से हारते हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी उन्हें ज़िंदगी की आस छोड़ते हुए नहीं देखा। मेरे लिए मेरी हीरो रही नानी। मेरी और नानी की इक्वेशन काफ़ी अजीब थी। मैं छोटी थी तो बहुत कम बोला करती थी, फिर समय के साथ चीज़ें बदली, और चीज़ों के साथ में व्यवहार बदला, और काफ़ी गुस्सैल भी हो गई मैं। तो मेरी और उनकी अक्सर नोक झोंक हो जाया करती थी, मगर मैं उनकी फेवरेट बच्ची रहती थी। हमेशा से ऐसा रहा। इसे पार्शलिटी नहीं कहेंगे, इसे फेवरेटिज्म ज़रूर कह सकते हैं। नानी को मैं बहुत सुंदर मालूम हुआ करती थी। मैं जिस शीशे के सामने तैयार होती थी उसके बिल्कुल पास में उनकी चारपाई थी, और हमेशा ऐसा होता था कि मैं शीशे के सामने तैयार होने आती और वो मुझे एक टक घूरा करती। मेरे लिए कभी कभी चीज़ बहुत अनोइंग हो जाती थी, और मैं अक्सर मुँह फुला लेती, मगर तैयार होने बाद उन्हीं से आंखें उचकाकर इशारों में पूछती कि कैसे लग रही हूँ, और वो कहती कि अच्छी लग रही हूँ। ये हमारा रूटीन हो गया था।
अब शीशे के सामने पड़ते ही नानी की सूनी खाट देखकर नानी बहुत याद आ जाती हैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नानी को समय समय पर याद दिलाती रहती हैं। नानी के बुने स्वेटर और नानी का बनाया खाना आज भी बेजोड़ है। नानी के बुने स्वेटर, उनके बारीकी से सिलाइयों में भरे घर, उनके प्यार की गर्माहट आज भी महसूस कराते हैं उन स्वेटर्स में। और अगर नानी की रसोई की बात हो तो बातें कभी ख़त्म ही ना हो। 2 बहुएं और 2 बेटियों के साथ में बहुत कुछ करने की गुंजाइश तो नहीं बचती थी रसोई में, मगर फिर भी कुछ चीज़ें नानी के हाथ की बनी ही अच्छी लगती थी। फिर चाहे वो करेले अरबी की सब्ज़ी हो, बड़ी देग में गाजर का हलवा हो, या फिर आम का अचार। ख़ास तौर से अचार, घर में अचार नानी ही डाला करती थी और मेरे घर का अचार अमर हो जाया करता था। मेरे घर में कोई 2-4 किलो अचार नहीं डाला करता था, मेरी नानी एक साथ 30-30 किलो अचार डाला करती थी। आम का, कैरी गूंदे का, कैर का, करेले का, लगभग साल भर का इंतज़ाम हो जाया करता था। और हम बच्चों के पास बहुत अनोखे काम होते थे उस दौरान। कैरी गूंदे अलग करना, गूंदों की टोपियाँ निकालना, कैरी की गुठलियाँ निकालना, धुले हुए कैरों को सुखाना, मतलब अचार नहीं एडवेंचर हो जाता था। गर्मियाँ आते ही अचार की ताकीद शुरू हो जाती थी और सब अपने अपने काम पे लग जाते थे। फिर जब कामकाज निबट जाता तो भरनियों में भरकर रिश्तेदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ पहुँचाया जाता और फिर साल भर के लिए स्टोर कर लिया जाता। अब मार्च अप्रैल आते ही अचार का मौसम दस्तक देने लगता है। घर में तैयारियाँ आज भी वैसी ही होती हैं, सब कुछ लगभग वैसा ही होता है, बस एक नानी नहीं होती और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। नानी की कमी बहुत खलती है। उनकी धूप में रखी कुर्सी, शीशे के पास वाली खाट, ओरे में रखे पुराने संदूकों में बंद बहुत सारी पुरानी कहानियाँ और किस्से, सूती कलफ लगी साड़ियाँ, ऐनक, पुराने फ्रेम्स आज भी उस खालीपन का एहसास दिलाते हैं। मेरी नानी से जुड़ी इतनी सारी यादें हैं कि उनके बारे में बात करने लगूँ तो पता नहीं कितनी सारी बातें होने लगें। नानी के साथ में कई सारी चीज़ें बहुत अजीब थी, बहुत अनोखी भी थी। वो कक्षा 6 तक पढ़ी थी, उन्हें किताबें पढ़ने आता था, उन्हें अखबार पढ़ना आता था, संगीत में बहुत रुचि रखती थी और अक्सर साइन करने की प्रैक्टिस करती रहती थी। तो मुझे सामने बैठाकर साइन करने की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बैंक में अंगूठा लगाना अच्छी बात नहीं होती, उन्हें कमतर महसूस होता था। और मुझे भी लगता था कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए उन्हें हस्ताक्षर करना सिखाने में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर नानी आखिरी सालों तक भी काम करती रही। उन्हें लगता था कि बेहतर होने के लिए वक्त और उम्र नहीं देखी जाती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनसे सीखी। मैं लगभग 2017 में वो शहर छोड़ आई थी और मुझसे दूर होना नानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम बहुत करीब थे। मेरे आने पर बहुत मायूस हो गई थी वो। फिर नानी बीमार रहने लगी। आखिरी बार हम होली पर मिले। बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि आखिरी सालों में उन्हें सुनाई कम देने लगा था। हाँ, मगर मुझे याद बहुत करती थी। आखिरी दफ़ा होली पर मिले और फिर नानी चुपचाप चले गई। दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला। कई बार ये सोचती हूँ तो बहुत अजीब लगता है कि ज़िंदगी भर उनके साथ रही और उनके आखिरी समय पर मैं उनके साथ नहीं थी। खैर, कई बार ऐसा होता है कि घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, तो बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी परवाह, और बस वो बहुत खुश हो जाते हैं उसी में ही। घर के किसी कोने में किसी कुर्सी पे बैठे उन्हें कभी ना कभी ये एहसास होता है कि कोई उन्हें उनकी अहमियत याद दिला दे आज भी, और वो इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। उनके साथ रहते मैंने ये सीखा कि बुज़ुर्ग और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता। उम्र के बढ़ते से वो और बालक हो जाते हैं, हठी, तुनक मिजाज, जिद्दी और भोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी ना कभी वक्त रहते उन्हें उनकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाते रहना चाहिए। यहाँ कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ काश और यादें रह जाती हैं। तो अगर ये कहानी सुनते सुनते आपको भी अपनी नानी की याद आ गई हो तो फटाफट जाके फ़ोन मिलाइए और उन्हें बताइए कि वो कितनी ज़रूरी हैं आपके लिए और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। So if you like this video, then please go and subscribe Swift channel and press the notification button for further notifications. Thank you.